हेलो गाइस, 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया यूनियन बजट 2022 जो कि प्रेजेंट किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब इस बजट में की पॉइंट क्या रहा है और क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या नई चीज़ों की घोषणाएं की गई हैं और किस सेक्टर में कितने पैसे को एलोकेट किया गया है, इस पूरे सेशन में हम इसको सीखेंगे और बजट के सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बजट होता ही क्या है, व्हाट इज बजट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को किस आर्टिकल में रखा गया है और बजट होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में बजट की एक्सप्लेनेशन हमें दी जाती है, लेकिन बजट शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में जिस शब्द का यूज किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पूरे साल का एक अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज योर बजट। अब एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा और आसान शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो आने वाले साल का हम एक अनुमान लगाकर ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले साल में कितना पैसा हम खर्च करेंगे और कितना पैसा हमारे पास आएगा। तो टोटल जो हमें रिसिप्ट मिलती है, मतलब जो रिसिप्ट मिलने वाली है और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा और जिन जिन सेक्टर में ये होगा, इन्हीं को हम जो जब डोनेट करते हैं तो जो इन्हीं को जब हम डिनोट करते हैं तो ये जो हमारा प्रपत्र बन के आता है यही होता है बजट। क्या होता है? बजट। तो बजट को सिंपल शब्दों में कहें तो एक एनुअल स्टेटमेंट होता है आने वाले ईयर का, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं पिछले ईयर से कि हम आने वाले ईयर में कितने पैसों को खर्च करने वाले हैं और कितने पैसे हमारे पास आने वाले हैं। तो ये रहा बजट, ये आर्टिकल 112 में एक्सप्लेन है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो 2022 का बजट रहा है उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं या कितना एलोकेशन हुआ है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए है। तो एक एक पॉइंट पर एक एक सेक्टर के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा इनकम टैक्स की। अब तक IRTR में अगर आपने मतलब कोई गड़बड़ी कर दी है भरते समय तो 2 साल के भीतर उन्हें आप सुधार सकेंगे। मतलब आपने अपने इनकम को कम दिखा है या कोई ऐसी चीज़ रह गई जो छूट गई है तो उसके लिए आपको एक रिलीफ दिया गया है कि 2 ईयर के अंदर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, जो टैक्स स्लैब पहले हुआ करता था वही टैक्स स्लैब अब भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। मतलब जो टैक्स स्लैब जिस इनकम पर पहले आप टैक्स देते थे सेम इनकम वही अब भी लागू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। 5 लाख रुपए तक को एग्जम्प्ट रखा गया, मतलब 5 लाख रुपए तक में कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। 5 लाख से ऊपर टैक्स स्लैब 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग दूसरे सेक्टर की बात करते हैं। दूसरा सेक्टर हमारा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में नेशनल हेल्थ मिशन को किया जाएगा लॉन्च और मेंटल हेल्थ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार लाई गई है। मेंटल हेल्थ से निपटने के लिए टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। ये हेल्थ सेक्टर में 2 इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई हैं। चलिए हम लोग तीसरे सेक्टर की बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। इसमें कहा गया है कि 5 सालों में 60 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और 14 क्षेत्रों में PLI की शुरुआत होगी। PLI से 30 करोड़ उत्पादन की संभावना अब तक की जा रही है। तो 5 साल में 60 लाख नौकरियों को निकालने के लिए इन्होंने इस बजट में अनाउंसमेंट किया है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्टर की। तो अगर हम लोग बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो अब तक चल रहा था 1 क्लास 1 टीवी चैनल, मतलब एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल होगा, जो कि अब तक 12 थे, 1 से लेकर 12 तक के 12 चैनल थे। लेकिन अब इन 12 चैनल को 12 न रखकर 200 तक बढ़ा दिया जाएगा। मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी डिजिटली टीवी के माध्यम से। वहीं व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी और 2 लाख आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनको फुल्ली सोलराइज किया जाएगा या उनमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए ये रहा एजुकेशन सेक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आम आदमी को क्या मिल रहा है। फर्स्ट इसमें पॉइंट ये है
कि 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख घर बनाए जाएंगे जो गरीबों के लिए होंगे, मतलब जो भी पीएम आवास योजना, जो भी आवास योजनाएं चल रही उनके माध्यम से। वहीं 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा और साथ साथ एटीएम की फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये रहा एक आम आदमी इंसान को क्या मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम लोग फार्मर की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है और डिजिटल सर्विस, इन दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा और 2.37 करोड़ रुपए एमएसपी के माध्यम से किसानों के खातों में डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा। वहीं जो इस बार धान की खरीदारी का अनुमान लगाया गया है वो है 1000 लाख मैट्रिक टन, ऐसा अनुमान लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट सेक्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हमारा क्या है? रेलवे। 3 सालों में 400 नई पीढ़ी के नए वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क का निर्माण होगा। वहीं जो रोड ट्रांसपोर्ट में है वो पर्वतमाला के थ्रू जो पर्वतों के किनारे से जो रास्तों का निर्माण किया जाएगा, जिससे हम सुगमता से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच पाएं। इसकी भी अनाउंसमेंट्स बजट में की गई है। ये एक नया पॉइंट आया है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पर जो हमें प्रॉफिट होगा उस पर सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 30% उसका टैक्स सरकार लेगी आपके प्रॉफिट पर। और आरबीआई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए ये भी है कि आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी बनाएगी और जिसे ब्लॉकचेन के माध्यम से इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक कन्फ्यूजन आपके मन में ये आएगा कि डिजिटल करेंसी कैसी होगी। अभी भी तो डिजिटल करेंसी है जो हमारे फ़ोन में है, जो हम फ़ोन पे करते हैं वो भी तो एक टाइप की डिजिटल करेंसी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी जो हमारे फ़ोन पे में है या जो भी हम पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो आपका पैसा डिजिट में दिखाता है, डेफिनेटली है तो वो नंबर में ही, लेकिन जब आप उसको जब चाहें बैंक से उसका आप नोट ले सकते हैं, आप उसको बैंक से उस पैसे को नोट में विड्रा कर सकते हैं। और जो डिजिटल मनी होगी आपकी वो फुल्ली डिजिटल होगी, वो भी किसी भी तरीके से कभी भी आप एटीएम से जाकर इसको विड्रा नहीं कर सकते हैं। इसको आप हमेशा ऑनलाइन ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये होगा डिजिटल मनी। मतलब जो अभी फ़ोन पे से करते हैं वो आपकी डिजिटल मनी नहीं है, एक्चुअल में होती है तो डिजिटल के फॉर्म में जो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उसको जब आप चाहेंगे तब आप एटीएम के थ्रू उसको विड्रा कर सकते हैं नोट में। लेकिन जो आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी वो फुल्ली डिजिटल होगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको आप नोट के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, एटीएम से वो आप निकाल नहीं सकते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग में आप खरीद सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं या खरीद सकते हैं, कुछ भी जहां पर भी डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट किया जाएगा। अब क्रिप्टो में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो अगर उसे प्रॉफिट होती है तो 30% प्रॉफिट का टैक्स के रूप में कौन लेगी? गवर्नमेंट। ये नया पॉइंट मेंशन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हमारा है बैंकिंग। राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी जिससे वो अपने बैंकों की हालत को सुधार सकें। और वहीं 2021-22 में जो कुल खर्च होगा इस बैंकिंग सेक्टर में वो रहा 37.7 लाख करोड़ का होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट है 5G इस स्पेक्ट्रम की जो बची हुई है वो उनकी नीलामी की जाएगी और 2022 तक जो 5G की तकनीक है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। मतलब 5G का जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी नीलामी करके 5G को 2022 तक का इंस्टॉलमेंट कर दिया जाएगा, को इंस्टॉल कर दिया जाएगा फुल्ली तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? जो हमारा राजकोषीय घाटा इस बार का है वो 6.9% रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष था 6.8%। और वहीं जीडीपी जो हमारी अनुमानित हो 9.2%, मतलब हम लोग की विकास दर जो होगी वो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। और जो हमारा घाटा है वो 6.9%। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है, अगर जनरली मैं आपको समझाना चाहूँ कि 100 रुपये अगर आप लिए हैं, क्या 100 रुपये आपके जेब में आपको खर्च करने के लिए पूरे दिन के लिए, और आप खर्च कर देते हैं 106 रुपये 9 पैसे, तो आप 6 रुपये 9 पैसे का आपका क्या हो गया? एक तरीके से घाटा हो गया। यही होता है, अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो ये हमारा हो गया राजकोषीय घाटा, जो मैंने आपको समझाया। तो 6.9% आपका क्या होगा? राजकोषीय घाटा। वहीं जीडीपी जो हमारा जो जीडीपी होगा वो 9.2%, मतलब हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी 9.2%।
आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब चलिए आगे का पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं। हालांकि इतना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग बताइए बजट कैसा रहा 2022 का। हमने तो सिर्फ आपके इसके अनाउंसमेंट, इसके एलोकेशन और नए स्कीमें जो इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया हूँ और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।